फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 10 नवंबर और आज की वीडियो में हम 10 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो सारे की सारी पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 नवंबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न है, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी फाउंडेशन के संरक्षक बने हैं। अब नए संरक्षण घोषित किए हैं एमसीसी ने। तो पहले मैं एमसीसी की फुल फॉर्म बताऊं आपको, जैसा कि लिखा है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। अब इस फाउंडेशन के संरक्षण नए बने हैं माइकल होल्डिंग जो है वे वेस्ट इंडीज के हैं और वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग को अब एमसीसी फाउंडेशन का नया संरक्षक घोषित किया गया है। वो अब नए संरक्षक के रूप में अब कार्य करेंगे। अब देखिएगा, ये जो एमसीसी फाउंडेशन है, एमसीसी फाउंडेशन कार्य क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो एमसीसी फाउंडेशन का उद्देश्य है क्रिकेट के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाना। क्रिकेट खेल के माध्यम से जीवन को, लाइफस्टाइल को चेंज करना, बेहतर बनाना और अच्छा बनाना ही एमसीसी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए, एमसीसी फाउंडेशन के संरक्षक बने हैं। तो एमसीसी की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं, हर बार आपको बताता हूं। जितनी भी फुल फॉर्म आती है मैं आपको साथ के साथ याद करा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम्स में 1 नंबर में यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो एमसीसी की एक बार दोबारा से मेरे साथ रिवाइज करिएगा। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, इसके निदेशक कौन है? तो इसके निदेशक है सारा फेन। संरक्षक तो बने हैं माइकल होल्डिंग, लेकिन बात करते हैं हम डायरेक्टर की, निदेशक की। तो इनके निदेशक है सारा फेन। और अगर हम बात करें एमसीसी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1933 में। तो ये इस प्रकार से आप लोगों ने करंट अफेयर को तैयार करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है और उससे संबंधित 1-2 प्रश्न जो बनते हैं उनको भी आपने याद करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी 4 व्हीलर्स, 4 पहिया वाहन जो है, सभी 4 पहिया वाहनों के लिए अब फास्टैग अनिवार्य कर दिए गए हैं। फास्टैग जो है वो 4 पहिया वाहनों के लिए, सभी के लिए अनिवार्य कर दिए गए। अगर आप लोग मेरी करंट अफेयर की वीडियो को डेली देखते हैं तो ये जो जानकारी है ये मैंने पहले भी 1-2 बार दी है। लेकिन आपको याद हो, पहले ये कहा गया था कि 31 दिसंबर 2020 तक, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो तारीखें हैं वो बढ़ती गई है। पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो फास्टैग अनिवार्य किया है ये किसने किया है? तो ये किया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। ये अनिवार्य कर दिया गया है कि जितने भी 4 व्हीलर हैं उन सभी 4 व्हीलर के लिए आपको अब अनिवार्य कर दिया गया है फास्टैग। क्योंकि फास्टैग लगवाने से जो गाड़ियां हैं, जो जाम है, जो आपके टोल टैक्स पे जाम है वो कम लगता है और इससे एक सहूलियत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लागू कब से होगा। पहले तो 31 दिसंबर 2020 से लागू होना था, लेकिन अब ये 1 अप्रैल 2021 तक, यानी कि अगले साल, अभी नवंबर 2020 चल रहा है, लेकिन अगले साल 1 अप्रैल 2021 से ये नियम अनिवार्य हो जाएगा। अब ये नियम बनाने के लिए कौन से अधिनियम में संशोधन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई के जो मोटर वाहन नियम आते हैं, क्योंकि मैं जब यूपीएसआई आएगी तो मैं आपको ये सारे नियम पढ़ाऊंगा भी। मोटर वाहन नियम 1989। तो बात करते हैं कि जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 है, इसमें संशोधन किया गया है और जो वाहन जिन पर यह अनिवार्य किया गया है, 1 दिसंबर 2017 से पहले जितने भी 4 पहिया व्हीकल बेचे जा चुके हैं उन सभी पर यह अनिवार्य होगा। बात यहां से एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट बनता है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत देश केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा, दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है इसमें पटाखों की बिक्री के इस्तेमाल
पटाखों की बिक्री करना और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से यानी कि संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये किसके द्वारा संपूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, एनजीटी के द्वारा ये लगाया गया है। ठीक है, एनजीटी की फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब ये जो प्रतिबंध है ये कब से कब तक लागू रहेगा? तो ये 9 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक, क्योंकि आपको पता है जो दिवाली है वो 14 नवंबर को हो जाएगी। अब उसके बाद भी ये 15 दिनों तक जारी रहेगा और ये आप समझ लीजिएगा कि कल से जारी किया गया है। 9 नवंबर से 30 नवंबर तक ये जारी रहेगा। अब बात करते हैं कि मैंने आपसे एक दिन पहले वीडियो में बताया था कि जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता है वो सबसे खराब श्रेणी में आती है, यानी कि जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो अत्यधिक है। और आपको एक बात और बताता हूं कि दिल्ली में अब दोबारा से ओड इवन शुरू किया जा चुका है, क्योंकि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है किसी भी प्रकार से। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में जो दिल्ली है वो हमारे देश की राजधानी है और इसको स्वच्छ बनाने के लिए, प्रदूषण रहित बनाने के लिए अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब ये देखिएगा, आप लोग यहां पर देखिएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब इसके बारे में भी तो एक दो प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है AK गोयल। AK गोयल अर्थात आदर्श कुमार गोयल। बात करते हैं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 18 अक्टूबर 2010 को, यानी कि लगभग 10 साल पहले 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है वो ये है कि भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया। भारत देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया। बात करते हैं कि कहां पर शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में किसके द्वारा? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और उन्हीं के द्वारा भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो परियोजना है ये दिबांग घाटी जिले के नीचे आने वाले 39 गांवों के 17,480 लगभग लोगों को पीने का पानी प्रदान करेगी। देखिए, एक मैं आपको बात बताता हूं कि पृथ्वी पर पानी बहुत ज्यादा है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन मात्र 1 या 2% पानी ही पीने योग्य है। आपको पता है यूं तो सारे समुद्र पानी से भरे पड़े हैं, लेकिन यूं तो हजारों नदियां हैं विश्व में, लेकिन हजारों नदियां और अनेक समुद्रों के होने के पश्चात भी विश्व में पीने योग्य पानी 1 से 2% ही है। तो हमें पीने के पानी को या किसी भी प्रकार के पानी को संरक्षित करना चाहिए। हमें जो बारिश का पानी है उसको भी संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, ऑस्कर की रेस में शामिल हुई भारतीय फिल्म। अब ऑस्कर जो फिल्म पुरस्कार दिए जाते हैं, आपको पता है विश्व का जो सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार है वो ऑस्कर आता है। अब भारत की कौन सी फिल्म है जो ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है? तो ये फिल्म है विद्या बालन की शॉर्ट फिल्म है ये। इस फिल्म का नाम है नटखट। अब नटखट फिल्म जो है ये ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है। अब इस फिल्म की अगर हम बात करें तो इसे बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस फिल्म के जो निर्देशक है वो है शान व्यास और निर्मित किसके द्वारा करी गई है, बनाई किसके द्वारा गई है? तो रोनी स्क्रूवाला और विद्या बालन दोनों के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। देखिएगा, प्रश्न जो है वो बहुत बार घुमा फिरा करके पूछते हैं एग्जामिनर। जरूर नहीं है कि कोई भी एक आसान सा प्रश्न आप लोगों के सामने रख दे। एक प्रश्न को घुमाने के लिए बहुत से प्रयास किए जाते हैं, तो आप लोगों से किसी भी प्रकार से प्रयास करें, आपने उस प्रश्न को अच्छी तरह से निचोड़ के पढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, परिवर्तनम नामक पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो एक नया पर्यावरण कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है परिवर्तनम,
और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो केरल सरकार के द्वारा अब नया पर्यावरण कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है परिवर्तनम। परिवर्तनम नाम आते ही आपको ध्यान में होना चाहिए कि परिवर्तनम मतलब बदलाव। संस्कृत में इसको म हलंत करके जब लिखते हैं तो वो संस्कृत का शब्द बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। जो मछुआरे हैं, जो केरल राज्य में जो मछुआरे हैं, उनकी आजीविका में सहूलियत प्रदान करना और उनकी आजीविका में सुधार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आजीविका में सुधार करने के उद्देश्य से ही अब केरल सरकार द्वारा परिवर्तनम नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। अब ये जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये तटीय क्षेत्र विकास निगम के द्वारा के नेतृत्व में इसे आयोजित किया गया है। तो ये जानकारियां थी इस प्रश्न से जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। उसके बाद बढ़ते हैं कि जहाज रानी अर्थात शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की गई है। जो जहाज रानी है, जो शिपिंग मंत्रालय है, इसका जहाज रानी मंत्रालय को शिपिंग मंत्रालय कहते हैं इंग्लिश में। तो जो शिपिंग मंत्रालय है या जो हिंदी में जहाज रानी मंत्रालय है, अब इसका नाम परिवर्तन करने की घोषणा की गई। जब भी कोई घोषणा होती है किसी नाम परिवर्तन की तो मैं आपको बताता हूं कि बहुत से बीजेपी सरकार जब 2014 में आई थी उसके पश्चात पता नहीं कितने डिपार्टमेंट का, कितनी जगह का, कितने चौराहों का नाम परिवर्तित किया जा चुका है। मैं जो मुख्य होते हैं आप लोगों के सामने लेके आता हूं। इसी प्रकार से अब जो जहाज रानी अर्थात शिपिंग मंत्रालय है, इसका नाम बदलने की घोषणा किसने करी है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। इसका नाम क्या है? नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज। ठीक है, तो ये इसका नाम परिवर्तित किया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि जहाज रानी या शिपिंग मंत्रालय के राज्य मंत्री का क्या नाम है? तो अब है ML मंडाविया। ML मंडाविया अर्थात मनसुख L मंडाविया। तो ये इनके राज्य मंत्री है, वर्तमान में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। उसके बाद स्क्रीन पे अगला प्रश्न आया, हॉर्नबिल त्योहार के आयोजन की घोषणा की गई। देखिएगा, हॉर्नबिल त्योहार जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसके मनाने की जो घोषणा है वो नागालैंड सरकार के द्वारा की गई है। नागालैंड सरकार ने अब हॉर्नबिल त्योहार के आयोजन की घोषणा करी है। अब ये कब से कब तक मनाया जाएगा? ये अगले महीने में 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक ये हॉर्नबिल त्योहार आयोजित किया जाएगा। इस बार कोरोना वायरस होने के कारण इसे पहली बार आभासी रूप से मनाया जाएगा। आभासी रूप मतलब यह है कि इसे वर्चुअली मनाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज को पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा कि जो हॉर्नबिल त्योहार है ये क्यों मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से किसामा गांव जो कि नागालैंड में है, किसामा गांव में जो नागा जनजातियां रहती है, इन नागा जनजातियों की संस्कृति, विरासत और भोजन रीति रिवाज को ये त्योहार जो है ये दर्शाता है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न अब हम पढ़ते हैं। केंद्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय CUK द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। तो ये जो CUK है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, इसके द्वारा अब डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है पर्यावरणविद सालुमारदा थिमक्का। अब देखिएगा, सालुमारदा थिमक्का जो है वे मुख्य रूप से क्यों जानी जाती है? वो पहली बात तो पर्यावरणविद है, यानी कि जो पर्यावरण संरक्षण के अत्यधिक प्रयास करती हैं। उन्होंने अकेली ने केवल बरगद के 400 से अधिक पेड़ लगाने का उन्होंने रिकॉर्ड भी बना रखा है। अब देखिए, बरगद के पेड़ क्यों प्रसिद्ध है? बरगद के पेड़ पहली बात तो ये कि हमारी संस्कृति सभ्यता में इसे शुद्ध माना जाता है, इसे पवित्र माना जाता है, इसे पूजनीय माना जाता है। दूसरी बात ये कि बरगद के पेड़ सर्वाधिक आपको ऑक्सीजन देते हैं दिन और रात। बरगद के पेड़ आपको दिन और रात दोनों समय में आपको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो उनका नाम, पूरा नाम तो उनका थिमक्का था, उनका वास्तविक नाम तो, लेकिन उनके आगे सालुमारदा लगा दिया गया।
अब जो सालू मारदा जो है ये क्यों लगाया गया, क्योंकि कन्नड़ भाषा में सालू मारदा का अर्थ है पेड़ों की पंक्तियां। उन्होंने इतने पेड़ लगाए हैं, पेड़ों की पंक्तियां लाइनें लगा दी हैं, इसलिए उनको उनको नाम जो है थिमक्का के आगे सालू मारदा लगा दिया गया। ठीक है, अब यहां पर हमने एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म देखी सी यू के अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। इसकी स्थापना सन 2009 में की गई थी। ठीक है, तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को करंट अफेयर्स का ये क्रम पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली वीडियोस इसी प्रकार से मिलती रहे। ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और ज्ञानकोश फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें, ताकि आपको करंट अफेयर के अलावा भी और नोट्स मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।